हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। तो हम जो है इम्यूनिटी वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे और यहाँ पे जो है हमने इसके दो पार्ट ख़त्म कर दिए, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, जिसमें हमने जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात कर लिए। अब जो है इसका तीसरा पार्ट रहेगा जो कि जो भी बचा खुचा जो इसमें मटेरियल है, वैक्सीन से रिलेटेड हो गया या इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, एलर्जी से रिलेटेड हो गया, वो सारा इसमें कवर करेंगे। और आज जो है इस 3 पार्ट में तीसरा पार्ट खत्म हो जाएगा, इस इम्यूनिटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, एक बार आप चाहो तो देख भी सकते हो वीडियो, अगर नोट चाहिए तो मैं फटाफट स्लाइड आगे कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख लेना। इम्यूनिटी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद इसके बाद इम्यूनिटी के प्रकार देखे थे, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या फ़र्क है वो देख लिया था। फिर हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करी थी। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर होते हैं और चारों बैरियर के बारे में हमने बात करी थी। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और जो है साइटोकाइन बैरियर। और फिर हमने बात करी थी लाइन ऑफ डिफेंस, 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फिर हमने बात करी थी एक्वायर इम्यूनिटी के बारे। एक्वायर इम्यूनिटी में 4 हमने इसके बारे में बताया था कि 4 ये जो है आपको पॉइंट याद रखने हैं और इसी से जो है एक्वायर इम्यूनिटी होती है। तो ये सब पढ़ लेना, हमने जो है पढ़ा रखा है फटाफट। फिर हमने बात करी थी प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है। फिर उसके बाद जो है दोनों रेस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, कब बनती है, वो ग्राफ देख लिया था। इसके बाद हमने ह्यूमरल और सेल्यूलर इम्यूनिटी के बारे में बात करी थी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है इससे रिलेटेड बात करी थी और एंटीबॉडी के प्रकार जितने भी थे हमने वो देख लिया था। सेल्यूलर में ये जो टी सेल हैं इनके प्रकार देख लिए थे। एक्वायर में भी फिर एक और प्रकार होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव पैसिव में भी आर्टिफिशियल नेचुरल ये सब देख लिया था। और आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी के जो पॉइंट दे रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं, उसी के सब टॉपिक के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले वैक्सीनेशन देखो, वैक्सीनेशन वैक्सीन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन। जैसे कोविड में वैक्सीनेशन हुआ था, कोविड वैक्सीनेशन चल रहा था, काफ़ी लंबे समय तक चला था, तो वो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन देने की प्रोसेस। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन मतलब कि इंजेक्शन। ठीक है, और उसमें होता क्या है, उसमें हो सकता है कोई पैथोजन, मरा हुआ पैथोजन हो, कोई कमजोर पैथोजन हो, या उस पैथोजन के द्वारा स्रावित करी हुई कोई सीक्रेट की हुई कोई मटेरियल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, किसी भी तरीके का मटेरियल उस वैक्सीन के अंदर हो सकता है जो हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। हमारा शरीर समझता है पैथोजन आ गया और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है, और जैसे ही रिएक्शन करेगा अब क्या होगा, हमारे उस रिएक्शन के साथ क्या होगा, मेमोरी सेल बन जाएगी। और वो मेमोरी सेल नेक्स्ट टाइम जब उसी पैथोजन का ओरिजिनल जब अटैक करेगा तब जो है हम जो है उसके खिलाफ जो है बीमार नहीं हो पाएंगे। उस तरीके से काम करती है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या है कि जैसे ही हमें वैक्सीन मिली, उस वैक्सीन मिलने के बाद हमारा शरीर किस तरीके से पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आफ्टर गिविंग वैक्सीन बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पैथोजन। ठीक है, याद रखना सबसे पहले जो ये जो वैक्सीन शब्द है वैका से आया था। वैका का मतलब काऊ होता है, और फर्स्ट वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने बनाई थी जो कि काऊ पॉक्स वायरस के लिए थी। यहाँ पे देखो ये एडवर्ड जेनर साहब है जो कि इस बच्चे को जो है वैक्सीन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, वैक्सीन के प्रकार। अब देखो प्रकार नहीं, जनरेशन। वैसे ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो बता रखा है तो बीच अधूरा बता रखा है, हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। होता क्या है, वैक्सीन अलग अलग टाइम में जनरेट हुई थी। पहले ज़माने में जब हुई थी मरा हुआ पैथोजन ही दे देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, डेवलपमेंट बढ़ा, साइंस में ग्रोथ हुई, तो जो है वैक्सीन देने की प्रोसेस भी बदलती गई। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की वो जो सबसे शुरू में बनती थी, यहाँ पे कोई किल किया हुआ या कोई जिंदा बट कमज़ोर पैथोजन को यूज़ करते थे। और यहाँ पे क्या स्मॉल पॉक्स वायरस हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गई, ये सारी की सारी जो है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहलाती हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन वो होती है जो कि उस पैथोजन के द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोई टॉक्सोइड हो सकता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस हो सकता है, उसका पार्टिकल हो सकता है, और वो यूज़ करते हैं। या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा। ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है डेवलप की जाती है, जिसमें किसी
पैथोजन का डीएनए लिया जाता है और किसी और जीनोम के साथ डीएनए को मिला दिया जाता है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी दूसरे होस्ट में जो है डेवलप किया जाता है, उससे बनाई गई प्रोटीन बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इसको बनाया था किसमें, हिस्ट के अंदर बनाया था, याद रखना। आगे जो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। अब थर्ड जनरेशन में क्या है, यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ कर रहे हैं लेकिन किसी और के वहाँ पे प्रोटीन बन रही है। यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी ही एज ए होस्ट होती है, हमारे में ही जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसा दिया जाता है। तो इस तरीके से अब तो और भी आ गया, फोर्थ जनरेशन आ गया, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन आ गई है जो कोरोना की वैक्सीन है, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहलाती है जिसमें mRNA का यूज़ हुआ था। ठीक है, इस तरीके से ये वैक्सीन की जनरेशन है। याद कर लेना, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखना, ज़्यादा याद रटा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी का जरूर याद रखना है, इसका होस्ट कौन था, हिस्ट था, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। ठीक है, अब बात करेंगे एलर्जी। सबको पता है एलर्जी क्या होती है। आजकल तो जो है गाँव में रहने वाले भी बोलते हैं अरे मुझे एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, धूल से एलर्जी, किसी भी चीज़ से, पानी से एलर्जी, हर किसी से बोल सकते हैं भाई। बहुत सारे सर्दियों में तो बहुत सारे लोगों को पानी से भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब एलर्जी क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये अगर सुटेबल ना हो और बॉडी उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेती है, वो एलर्जी कहलाती है। ठीक है, वैसे एलर्जी जो होती है, छींके आना, नाक बहती है, ये सब एलर्जी के ही सिम्टम्स होते हैं और यहाँ पे जो है हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एक्जेरेटेड रेस्पॉन्स होता है और हाइपर सेंसिटिविटी दिखाता है हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि थोड़ा सा धूल का पार्टिकल हवा में घूम रहा था, हमारे नाक में गया और इम्यून सिस्टम को लगा कि अरे भाई कोई बड़ा सा पार्टिकल आ गया और वो फटाफट उसके खिलाफ एक्शन लेता है, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, छींके आने लग जाएगी या नाक बहने लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, कुछ भी तरीके से जो है इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसी को जो है एलर्जी कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, कोई भी एलर्जन क्या होता है, वो पार्टिकल जिससे एलर्जी कॉज होती है, चाहे वो माइट जो इंसेक्ट होते हैं उनसे हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, परागकण जिसे बोलते हैं, एनिमल का डेंडर जो कुत्तों के बाल वगैरह होते हैं उनसे भी हो सकता है, इसी तरीके से इन्वायरमेंट के आसपास की चीज़ों से, धूप से भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एलर्जन है, ये एलर्जन क्या है, बाइंड विथ IgE, जैसे हमारे शरीर में गया, ये कौन सा एंटीबॉडी, IgE, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, IgE एंटीबॉडी एलर्जिक रिएक्शन में डेवलप होती हैं। तो ये पार्टिकल इससे बाइंड हो गया, अब ये किससे बाइंड हो जाएगा, मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगा IgE, ये मास्ट सेल है, इससे हाथ ये जो है बाइंड हो गया। अब यहाँ पे जो है बाइंड हो गया, अब सेकेंडरी जब दूसरी बार फिर अटैक हुआ, सेकेंडरी रेस्पॉन्स हुआ, तो जो है इस मास्ट सेल किसका, हिस्टामिन, सीरोटोनिन का सीक्रेशन कर देंगे और इसी जो है ये क्या करेंगे, वैसोडायलेटर है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देंगे तो वहाँ पे ब्लड वेसल कम हो जाएगा और उससे जो है एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी और ये क्या है, सीजिंग हो जाएगी, वाटरी नोज हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना, ठीक है, छींकना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। चलो, अब इसमें होता क्या है, अब जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो कौन सी ड्रग दी जाती है, तो याद कर लेना, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनल, स्टेरॉइड होती हैं, ये सारी दवाइयाँ जो हैं, ड्रग्स जो हैं हमें दी जाती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को वापस डाउन करने के लिए। ठीक है, ये आप डायग्राम देख लेना इस तरीके से, देखो नाक बह रही है, कुत्ते से भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मछली से भी हो सकती है, ये छोटे छोटे यहाँ पे हाथों पे ये हो गया, दूध से भी होता है बहुतों को, आँखों से पानी आना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, ऑटो मतलब स्वयं, इम्यूनिटी मतलब हमारा खुद का शरीर जो है खुद के खिलाफ ही एक्टिव हो जाता है। इससे जो बीमार होता है ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो बॉडी हैं, जैसे इम्यून सिस्टम काम करता है, बट कभी कभी क्या होता है, बॉडी खुद के शरीर के सेल्स जो होती है उसी के खिलाफ एक्टिव हो जाती है, उसी को ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम, ठीक है, सही से प्रॉपर काम नहीं करता है। लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जब हमारा शरीर खुद का और पराये के बीच में अंतर करना बंद कर देगा तो फिर खुद नुकसान तो होना ही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन बॉडी सेल, हमारी खुद की बॉडी का डिस्ट्रक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद कर लेना, ग्रेविस डिजीज हो सकती है, रूमेटाइटिस आर्थराइटिस हो सकते हैं, माइसिया ग्रेविस हो सकती है, पर्निशियस एनीमिया हो सकते हैं। ये सारे जो हैं कुछ एग्जांपल हैं, एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको याद कर लेना। ये दो जो हैं आपके PYQ में क्वेश्चन भी आ रखा था। ठीक है, तो ये भी वही है कि भाई B सेल हैं, ये T सेल हैं, ये जो है कि एंटीबॉडी बनाएगा खुद के शरीर के खिलाफ और शरीर से ही जो है रिएक्ट करने लग जाएगा। आगे चलते हैं इम्यून। अब जो है वैसे
अगर इम्यून सिस्टम हम पढ़ते हैं या इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो यहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है, आपने भी शुरू से उसी तरीके से देखा है, तो हम जो है वो पैटर्न डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी हमारा काम है एग्जाम को फाइट करना, हमें जो है पैटर्न देखने की जरूरत नहीं। अब क्या होता है इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? लिम्फोइड ऑर्गन से बना है, टिश्यू से बना है, सेल से बना है, एंटीबॉडी से बना है। तो एंटीबॉडी और सेल से तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंटीबॉडी से किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी टी सेल, बी सेल, ये सब काम करती है, वो सब हमने। अब जो है टिश्यू और लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। टिश्यू और लिम्फोइड ऑर्गन में भी टिश्यू लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपको ऑप्शन आ सकता है, कोई मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या कहते हैं इनमें से ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। बात करें अब, क्योंकि ये तो हमने पढ़ रखा है, अब इन दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जहां पे लिम्फोसाइट डेवलप होती हैं, जहां पे लिम्फोसाइट बनती हैं, मैच्योर होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन। ओरिजिन होता है, मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है किसका? लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे 2 तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ मैच्योरेशन हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी वो होता है जिसमें प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता, सिर्फ स्टोरेज होता है। तो प्राइमरी कौन कौन से हैं? 2 हैं, बोन मेरो और थाइमस। थाइमस ग्लैंड होती है और एक बोन मेरो। बोन मेरो जो हड्डियां होती है हमारी हड्डियों में जो है इस तरीके से, हड्डियों के यहाँ पे जो है इस तरीके से प्रेजेंट रहता है बोन मेरो। ये बोन मेरो जो है इसमें क्या होता है? बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस होती हैं, साथ में जो बी सेल है वो मैच्योर होती है। क्या याद रखना है? बी सेल टी सेल प्रोड्यूस कहाँ होगी? बोन मेरो में। लेकिन सिर्फ मैच्योरेशन किसका होता है? बी सेल का मैच्योरेशन होता है। टी सेल यहाँ से प्रोड्यूस होकर रवाना हो जाएगी कहाँ पे? थाइमस के पास। इसीलिए इसको टी सेल बोलते हैं। टी से मतलब थाइमस। तो थाइमस के पास आती है और वहाँ पे जाके ये मैच्योर होती है, ठीक है। तो प्रोड्यूस दोनों कहाँ होगी? बोन मेरो में, लेकिन मैच्योर सिर्फ एक ही होगी, बी सेल बोन मेरो में, जबकि टी सेल कहाँ होगी? थाइमस में। बोन मेरो, थाइमस प्राइमरी। सेकेंडरी में बहुत सारे हैं, कौन कौन से? स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, पियर पैचेज है, जिसको जो है स्मॉल, जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो है लिम्फ नोड्स बोलते हैं। माल्ट हो गई, माल्ट का फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? सेकेंडरी। क्या होते हैं यहाँ पे? साइट वेयर मैच्योर बी एंड टी सेल आर स्टोर्ड एंड एक्सपोज विथ पैथोजन, क्योंकि ये सेकेंडरी ऑर्गन ही होते हैं जहाँ पे पैथोजन आता है तो ये एक्शन लेता है। जब पैथोजन कभी अटैक करेगा तो प्राइमरी का काम नहीं रहेगा, फिर सेकेंडरी को सौंप दिया, भाई हमने तुम्हें जो है आर्मी बना के दे दी, अब तुम्हारा काम है अटैक करो। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी का काम नहीं है। प्राइमरी का काम है सिर्फ बनाना, बना के जो है लड़ने का काम कहाँ पे? यहाँ पे। तो एक तरीके से ऐसे कहो सेना के जो हथियार हैं वो कहीं और बनते हैं, लेकिन जो है सेना को जो हथियार काम में कहाँ आते हैं? तो वो यहाँ आते हैं, ठीक है। तो हमारी शरीर की ये सेना ही है। अब जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जो जैसे थाइमस के बारे में हो गया, स्प्लीन के बारे में, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो हम बात कर लेते हैं। थाइमस कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारे बॉडी है, इस बॉडी में देखो यहाँ पे जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के जस्ट पीछे की ओर जो है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है। ये रिब वगैरह ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे इस जगह पे जो है थाइमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा है? लोब्ड ग्लैंड है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के नीचे उपस्थित होता है। और हार्मोन कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन ये सीक्रेट करता है। यहाँ पे क्या होता है? टी सेल मैच्योर होती हैं और इसको टी सेल अब मैच्योर होगा मतलब वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेता है, तो एक तरीके से बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल। आफ्टर बर्थ साइज रिड्यूस होती जाती है। कहने का मतलब जब ये बच्चा जन्म लेता है तो थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है, जैसे जैसे समय बढ़ती है ये थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाती है और एक टाइम के बाद ये काम करना बंद कर देती है, ठीक है। बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन कहाँ होता है? तो ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टोमक है, स्टोमक के साइड में यहाँ पे जो है एक बीन शेप जो है संरचना दिख रही है, ये जो है स्प्लीन कहलाती है। लार्ज बीन शेप ऑर्गन कहलाता है। तो अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो भी आरबीसी मर जाती है वो यहाँ आके दफना दी जाती है एक तरह से। साथ में ब्लड बैंक, रिजर्वियर ऑफ आरबीसी बोलते हैं, क्योंकि इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है आरबीसी इकट्ठा होकर रहती हैं। कहाँ पे? तो एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है।
सिंगल लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कौन सा है? तो वो है स्प्लीन। पैथोजन एंट्री वाया द ब्लड आर ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय। जो ब्लड के द्वारा पैथोजन आता है वो यहाँ पे फिल्टर कर दिया जाता है और उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बात करें लिम्फोइड नोड की। लिम्फोइड नोड देखो आपको बॉडी में दिखेंगे, हमारे पूरे शरीर में इस तरीके से छोटे छोटे लिम्फोइड नोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है लिम्फोइड वेसल्स के द्वारा इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है स्मॉल और सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर होते हैं। जितने भी पैथोजन होते हैं यहाँ से फिल्टर होके जाते हैं, ठीक है। ट्रैप करते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं पैथोजन को फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, और जो भी हमारा टिश्यू फ्लूइड जो होता है और लिम्फ्स जो होते हैं उनके द्वारा जो है फिल्टर कर दिया जाता है पैथोजन को और वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से कि ये लिम्फोइड नोड है, यहाँ पे जो है ये लिम्फ वेसल, और इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ये लिम्फोइड नोड हो गए। कोई भी एंटीजन आया यहाँ पे इसको ट्रैप कर दिया इसने और ये लिम्फोसाइड को एक्टिवेट कर दिया, बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट कर दिया और इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट लगा के याद रख लो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ठीक है। याद रखना माल्ट का फुल फॉर्म। माल्ट क्या होता है? देखो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक हो गई, या फिर जो यूरोजेनाइटल ट्रैक हो गई, वहाँ पे जो है अंदर की जो नली होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ म्यूकोसा होता है, और उस म्यूकोसा के अंदर जो है टिश्यू उपस्थित होता है लिम्फोइड टिश्यू, उसको माल्ट बोलते हैं, और वो भी इम्यून रेस्पॉन्स की तरह काम करता है। और ये हमारे बॉडी का कितना 50% हिस्सा रखता है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ से शुरू होता है लास्ट तक जो है वो जो डाइजेस्टिव कैनाल जाता है, इसके साथ ही रेस्पिरेटरी ये सिस्टम चलता है, ब्रोंकाई वगैरह ये सब, और यूरोजेनाइटल ट्रैक जो होता है। तो इस तरीके से 50% हमारा जो है टिश्यू कौन रखता है? माल्ट रखता है। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आई हुई है नीट में। अब बात करेंगे एंटीजन। एंटीबॉडी हमने जान लिया था कि एंटीबॉडी क्या होता है, हमारे शरीर में बनता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। एंटीबॉडी क्या है? बाहर से जो पदार्थ आता है जो भी पैथोजन का, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब जैसे ये एंटीजन, अभी एंटीजन हो गया, जैसे ये एंटीजन है, ये इस शेप का हो सकता है, इस शेप का, अलग अलग तरीके के शेप के हो सकते हैं। ये जो है इपिटॉप कहलाते हैं, ठीक है, और इस वाले भाग को बोलते हैं पैराटॉप। तो एंटीबॉडी का पैराटॉप और एंटीजन का इपिटॉप दोनों मिलते हैं। अब यहाँ चार में से कौन सा जुड़ेगा? जो इस तरीके का रखता है, तो यहाँ पे ये है, ये आके जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। तो सब्सटेंसेस विच इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी स्टिमुलेट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। प्रोटीन के बने होते हैं मोस्ट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड के भी बने हुए होते हैं। एंटीजन, अच्छा ये क्या है? ये वही एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या इपिटॉप किसे बोलते हैं? तो साइट ऑन एंटीजन जो कि रिकॉग्नाइज होता है किसके द्वारा? एंटीबॉडी के द्वारा, या और बी और टी सेल के द्वारा, ठीक है। अब है एंटीजन प्रेजेंटिंग, ये फुल फॉर्म याद रखना, एपीसी क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ इम्यून सेल दैट मीडिएटेड द सेल्यूलर रेस्पॉन्स बाय प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग एंटीजन। ऐसी सेल जो किसी एंटीजन को अपने ऊपर लेके प्रेजेंट करती है कि भाई मेरे ऊपर एंटीजन बैठा है, आप जो है देख लो, इम्यून सिस्टम एक्टिव कर लो। मतलब नाम से पता लग रहा है कि ऐसी सेल जो कि किसी एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। मैक्रोफेज हो सकती है, डेंड्रिटिक सेल हो सकती है, बी सेल हो सकती है। अब बात करेंगे ग्राफ्टिंग टिश्यू। ये जो देखो ये जो है अलग से टॉपिक नहीं दे रखा है, बट ये जब एंटीबॉडी पढ़ते हैं तब उसी में एक लाइनें दे रखी है, वहीं से जो है ये टॉपिक आ जाता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो हमारी जो किडनी हो गई, हार्ट हो गया, या कोई ऑर्गन है काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर बोलते हैं इसका ट्रांसप्लांटेशन कर दो, वो जो हटा के किसी और डोनर से लगा लो। तो भाई ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का भी उठा के डाल दो, किसी जानवर का, ऐसा कभी नहीं होगा किसी जानवर का हार्ट जो है ह्यूमन में डाल दिया, या किसी भी रैंडम आदमी का हार्ट या किडनी डाल दी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, उसका टिश्यू चेक किया जाता है, और देखा जाता है उनमें जो है जो कंपेटिबिलिटी देखी जाती है। जब कंपेटिबल हो जाता है तभी जो है उनके बीच में क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। अगर कंपेटिबिलिटी ना हो तो वो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो। अच्छा ऐसा होता है, ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस हो जाता है, उसके बावजूद भी उनको इम्यूनोसप्रेसिव जो दवाइयाँ हैं वो देते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो कुछ टाइम बाद ऐसे लगता है कि भाई हमारे शरीर में कुछ दूसरे का ऑर्गन पड़ा है, और जब वो दूसरा प्रोटीन बनाता है तो शरीर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दी जाती है पूरी जिंदगी भर के लिए। तो यही है, तो ये मैच किया जाता है। रिजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर रिकॉग्नाइज कर देता है कि ये कोई फॉरेन प्रोटीन बनी है, जो
इसलिए उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन एनसीईआरटी के हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। किसी भी ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। हमने पढ़ा था ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, जो टी सेल, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, ये सब हमने पढ़ा था। वो जो है ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करेंगे, ये लास्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। अब इम्यून सिस्टम की वजह से हमें डिजीज से बचाया जाता है, लेकिन क्या हो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप ही ना हो, मतलब खराब हो जाए, तो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज होती हैं वो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। कौन कौन सी डिजीज है? तो SCID जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, एड्स जो इसी चैप्टर में है, तो ये जो है इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप ये खत्म हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और हमने जो है इम्यूनिटी को 3 पार्ट में कवर किया है। मैं यहाँ पे PYQ भी जोड़ना चाह रहा था, बट वैसे भी बहुत लंबा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, तब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ आए वो एक ही लेक्चर में आधे घंटे के एक साथ डाल दूंगा फटाफट। उसमें जो है ज़्यादा समझाने का नहीं रहेगा, हम क्वेश्चन करेंगे। आप चाहो तो जो है स्किप कर करके देखते रहना, ठीक है। तो हम जो है वो एक सेशन ले आएंगे लास्ट में जब सारा टॉपिक हो जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, या तो ड्रग्स एब्यूजेज वाला करेंगे, या फिर जो है बैक्टीरियल डिजीज, और वो डिजीज जो है खत्म करेंगे। एक एक करके 2-3 लेक्चर और होंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के बीच में बताइए कि भाई बायोलॉजी हमारे जैसे लोग भी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। आगे का तो आप लोग साथ हो तो बहुत अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।